अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले सब्सक्राइबर्स को खुशामदीद कहता हूं। देखेंगे आप, गुफ्तगू सुनेंगे तो मेरी गुफ्तगू आपको ज़रूर पसंद आएगी। आलमी लेवल का दानिश्वर तो मैं हूँ ही हूँ, लेकिन अब आलमी लेवल का सुपरस्टार भी बनने जा रहा हूँ। बड़ा यूट्यूबर बन चुका हूँ मैं, बहुत बड़ा अजीम उस शान। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ पहले सब्सक्राइबर से जुड़े हैं, जो मुझे इस तकरीबन 10 महीनों में स्ट्रगल करता चलता देख रहे हैं। बहुत सारे लोग अब समझ भी चुके हैं मुझे कि मैं बहुत सारी बातें बहुत आसान और मासूमाना तो नहीं होगा, खैर कमीनियाना तरीके से कर देता हूँ। और काफ़ी सारे लोगों को ये भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो ख़बरें मैं बताता हूँ, कई दफ़ा मैं बहुत पहले भी बता देता हूँ, और वो अब कमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। लोगों को अब अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि मेरे पास बहुत ढेर सारी खबरें होती हैं। खैर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, फीडबैक ज़रूर देना है अपना। और बहुत शुक्रिया अरशद साहब के मुतल्लिक जो सीरीज़ थी वो कल रात को मैंने कहा था मैं मज़ीद नहीं करूँगा, बाकी फिर कभी सही। वजह उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो दुख है अरशद साहब का, ये जो गम है अरशद साहब का, ये मेरे से शेयर नहीं किया जाता या मेरे से बताया नहीं जाता। आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू शो माई ग्रीफ। मैं ये किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरे भाई मेरे से पूछे, मेरी बहन मेरे से बात करती तो मैं एक आधी लाइन का जवाब देता हूँ। मेरे दोस्त मेरे से बात करते, मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ ये टॉपिक ऑल टुगेदर। तो आई डू नॉट लाइक इट। मुझे रास्ते में अभी भी याद है, मैं अपारा में एक जगह से गुजरा था तो एक भाई ने मुझे देख के गाड़ी रोकी। वो भागता हुआ मेरे पास आया कि जी आप अदील राजा है। मेरी हालांकि शक्ल किधर प्लस्तर नहीं हुई होती, मैं बहुत कम मेरी तस्वीर इंटरनेट पे। अरशद साहब की ज़िंदगी में कोई भी तस्वीर नहीं थी मेरी, बहुत सारे लोग मुझे शक्ल से जानते नहीं थे। तो मैंने कहा जी भाई। तो वो अरशद साहब का अफसोस करना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया। इसी दफ़ा एक दफ़ा मैंने फेसबुक पे सीसीटीवी कैमरास की इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। तो एक भाई हैं, अकील नाम है उनका, मैंने नाम भी बताता हूँ, उनका मैसेज आया था मुझे। उन्होंने कहा था मैंने आपसे मिलना है भाई, सीसीटीवी कैमरा मैं लगाऊं या कोई और लगाए, मैं आप अरशद साहब के साथ थे, मैंने आपसे मिलना है। तो इतना लोग प्यार देते, लेकिन शेयर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, तो माफ़ कीजिएगा मुझे। आई कैन नॉट एक्सप्रेस ग्रीफ। तो इसीलिए मैं उनके किस्से सुना देता हूँ आप लोगों को याद ताज़ा करने के लिए अपनी। हम लोग अक्सर बैठते हैं जब दोस्त यार, अब तो खैर नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, शाहिद साहब हैं हमारे दोस्त इस्लामाबाद में, उनके घर हर वीकेंड पे हम इकट्ठे हुआ करते थे, या थर्सडे नाइट को, जिसमें मैं होते थे, अरशद साहब, अली उस्मान, खावर घुमन, रऊफ़ क्लासरा साहब, ज़मीर हैदर साहब, सारे मौजूद होते थे वहाँ पर। अरशद साहब की डेथ को 3 साल हो गए हैं। 3 साल में मैं 3 दफ़ा शायद सबके घर गया हूँ। मैं उधर जाने का मेरा दिल भी नहीं करता अब। और शायद सब भी कहते हैं कि यहाँ पर कोई महफ़िल नहीं होती, जो रेगुलर महफ़िलों की जगह होती थी ख़त्म हो चुकी है, वो उजड़ चुकी, वीरान हो चुकी है वो जगह हमारे बग़ैर। अब शायद साहब वहाँ पर अकेले बैठते हैं। वो ड्राइंग रूम एक मखसूस तरीके से उनका लिविंग रूम सेटल था। मैंने कल जैसे बताया कि मखसूस जगह थी सबकी, जो जाता था जिस टाइम पे भी पहुँचे अपनी जगह पे खुद ही ऑटोमेटिकली जाके फ़िट हो जाता था। और शायद साहब की अहलिया बहुत मज़े के खाने बनाती थी, खा खा के डंगर बन जाते थे हम लोग। खैर, आज बात करेंगे जनाबे वाला, सॉरी मैं फिर बहक गया था शुरू में, ये मेरी आदत ख़त्म करनी पड़ेगी। आज बात करूँगा वफाकी हुकूमत का प्लान तहरीक इंसाफ को ट्रैप करने का। क्या प्लान है उस पर बात करूंगा, वो बताऊंगा आपको। क्या क्रेन पार्टी को इसी तरीके से ट्रैप किया गया, ये भी आपको बताऊंगा। साथ साथ जनाबे वाला हुकूमत पंजाब का पीटीआई को ख़त्म शुद्ध करने का जो प्लान है, वो हुजूर वाला बहुत इंटरेस्टिंग प्लान सामने आया है। बहुत स्टूपिड भी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग प्लान है, वो आपको बताऊंगा। आपको मज़ा आएगा वो देख कर, वो प्लान सुन के। साथ जनाबे वाला, एक सेकेंड जी, हम आपको अभी बतला देते हैं। इसके साथ साथ हमारा क्या प्लान है कवर करने का। हमारा प्लान है जी कवर करने का, मेरी ख्वाहिश है, बल्कि प्लान नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं कोई कच्चे का डाकू होता। ये मेरे दिल में एक तड़प कल रात से है, बल्कि कल दिन से है ये तड़प कि काश मैं कच्चे का डाकू होता। अब आप सोचेंगे क्यों, तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा कि मैं क्यों डाकू बनना चाहता हूँ। वैसे तो बचपन से ही जब से मैंने गब्बर सिंह को देखा है, वांट टू बी डाकू, जो कि ठाकुर के बाजू काट दे और बसंती को डांस करवाए सेक्सी लिबास पहन के। लेकिन फिर भी मैं क्यों कच्चे का डाकू बनना चाहता हूँ। और इस्लामाबाद में एक अफसर की पुरस्कार मौत, इस पर बात करूँ। खैर, सबसे पहले शुरू करते हैं। आज सवेरे सवेरे हमारे एक थिंक टैंक हैं, उनका फ़ोन आया मुझे। उन्होंने कहा जनाब चीज़ें नोट करें ज़रा प्लीज़, मैं आपको बताता चलूँ। मैंने कहा जी। उन्होंने एक हमको बात बतलाई,
उन्होंने कहा कि जो वफाकी हुकूमत है वो इस टाइम पे पुश कर रही है, तहरीक इंसाफ को इंस्टिगेट कर रही है। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो आप ये बात याद रखेंगे, जो क्रेन पार्टी पर कल पाबंदी लगाई गई, ये पाबंदी लगाई गई एंटी टेरर एक्ट के अंडर, इंटीरियर मिनिस्ट्री लगाएगी ये पाबंदी। इसी तरह की पाबंदी इमरान खान के दौर पर भी लगाई गई थी, 7 महीने बाद वो ख़त्म हो गई थी। ये वो वाली पाबंदी नहीं है कि जिसके तहत बिल्कुल ही सियासी जमात ख़त्म हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाए। यहाँ पर रेफरेंस नहीं भेजा जाएगा। इस पाबंदी के खिलाफ अपील जो है वो भी इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी होगी, आइन के तहत इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाएगी और ये बैन रखेंगे जब तक इनका दिल करेगा, यानी कि सूंजियां होजन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। उन्होंने कहा जी एक तो ये जो रोला डाला हुआ था बहुत ज़्यादा, ये अगर बिल्कुल सीरियस है तो ये सुप्रीम कोर्ट से जाकर इसके ऊपर पाबंदी लगाएं। ये शॉर्टकट तरीके से पाबंदी लगा रहे हैं क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास वो सबूत मौजूद हैं जो इनको दहशतगर्द साबित कर सकें। बट क्योंकि इसकी अपील इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जानी है, वो जब सुने ना सुने फिर रिजेक्ट कर दे, उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जानी है, वहाँ पर डोगरा राज है, वहाँ पर क्या होगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो ये आईनी बेंच के सामने चले जाएगी, वहाँ पर हाजी साहब मौजूद हैं, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ये 5-6 साल का प्रोजेक्ट है। साथ उन्होंने मुझे कहा कि यही कार्रवाई, यही वारदात डालना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इस टाइम फेडरल गवर्नमेंट फुली इंस्टिगेट कर रही है तहरीक इंसाफ को कि वो एहतजाज करें। मॉक किया जा रहा है उनको, सुहेल अफरीदी को मिलाया नहीं जा रहा, जलील किया जा रहा है, हर ये काम कर रहे हैं। अब होगा क्या, सुहेल अफरीदी साहब को बहुत होशियार रहने की, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। वो कल ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है, यंग आदमी हैं और बड़े जोशीले भी हैं और बड़े गुस्सेनाक भी हैं। बाय द वे मुझे ये भी पता चला, कल नहीं है, मुझे पहले एक और बंदे ने सुबह बताया कि गुस्सा उनको बड़ा जल्दी आ जाता है, तो गुस्सेनाक वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा दानिशमंदी से काम लेना पड़ेगा। मैं कल देख रहा था कि जनाब वो बैठे हैं उधर, उन्होंने कोई ऑप्टिक्स नहीं आजमाए, वो ज़मीन पर धरना देकर बैठ गए, पुलिस वालों से बहस नहीं की, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। गंडापुर साहब तो फिर उसको कर दें, इन्होंने वो भी नहीं किया। इस पर होना शुरू हो गई थी तकरार। अब सुहेल अफरीदी को नहीं मिलने देंगे इमरान खान से, तो पीटीआई का सोशल मीडिया, पीटीआई के कारकुनान का एक स्पेशल पुश भी है जो कि सुहेल अफरीदी को कॉर्नर में धकेलना शुरू कर देगा। फिर सुहेल अफरीदी का एंटी ग्रुप भी है जो कि कॉर्नर में धकेलेगा, कुछ ऐसा ऐलान कर दें, इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दें, मार्च का ऐलान कर दें, फिर हो मुसल्ला या वायलेंट क्लैशेस हों, उस क्लैशेस की बेस पे मोहसिन नकवी साहब हरकत में आएँ। केपी गवर्नमेंट तो नहीं भेजेगी रिकमेंडेशन, इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन भेज सकती है, या दोबारा पंजाब से भी अगर कोई एहतजाज की कोशिश करे तो पंजाब गवर्नमेंट, मरीम नवाज शरीफ क्योंकि हाथ बंदी गुलाम हैं तो वो फ़ौरन से पहले रिकमेंडेशन भेज देंगी, सिफारिश भेजेगी तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। और इसी तरीके से क्रेन पार्टी की तरह तहरीक इंसाफ पे भी एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत पाबंदी लगाई जाए। ये उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट का प्लान है, तो आप ये प्लान ज़रूर बताइएगा। तो देखना ये है कि तहरीक इंसाफ अब किस तरीके से मैनेज करती है। डरना मसले का हल नहीं है, लड़ना मसले का हल है। लड़ाई कैसे करनी है, खुद भी बच जाए और कुछ होना। दूसरी जानिब मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक दानिशमंदी के मोती बिखेरते हुए एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम का बिल मंजूर करवाया है जिसने बल्दियाती निज़ाम की रूह जो है उसको भी 440 वोट के झटके लगा दिए हैं। बल्दियाती इंतखाबात होंगे जी, जो नुमाइंदे सेलेक्ट किए जाएंगे वो टटू टाउट के अलावा कुछ भी नहीं होंगे, वो सिर्फ दिखावे के होंगे। काम वैसे ही लिया जाएगा जैसे डीसी शीसी करते हैं, सारी पावर उनके पास होगी, लेकिन ये इंतखाबात गैर जमाती होंगे। अब मुझे ये बताएं गैर जमाती क्यों होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। आई विल टेल यू। गैर जमाती इसलिए होंगे क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात बहुत बड़े होते हैं, यहाँ पर हर गली मोहल्ले में इलेक्शन हो रहा होता है, इतने ज़्यादा यूसी लेवल पे ये होते हैं, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। भाई लोगों के पास बंदा इतना नहीं होता कि हर यूसी मैनेज किया जा सके। तो फैसला ये किया गया कि अगर बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे तो पीटीआई क्लीन स्वीप पर जाएगी। भाईजान हम किस किस को पकड़ेंगे हैं जी। तो उन्होंने कहा ये रोला डलेगा, दोबारा हर जगह हर गली से वीडियो फिल्में, ये वो। एक काम करते हैं, इसको गैर जमाती करा देते हैं, लेकिन गैर जमाती के बाद इसमें एक शिक डालें कि जनाब जो जीतेगा वो खरबूजा है या आड़ू है या अनानास है, महीने बाद उसको तरबूज बनना पड़ेगा, यानी कि महीने बाद उसको एक पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, सियासी पार्टी। अब जब जीत जाएंगे वो थोड़े से लोग रह जाएंगे, इंतखाबात का वो रोला कम हो जाएगा, तो उसके बाद उन खरबूजों को, उन आमों को, उन माल्टों को इकट्ठा करके उनको साइड पे रखना और उनको डरा धमका के एक जमात में शामिल करवाना आसान हो जाएगा। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ जो है उसकी हो जाएगी छुट्टी और मरीम नवाज की हो जाएगी बल्दियाती हुकूमत, और यहाँ पर गलियाँ हो जाएंगी सूंजियाँ ते विच मैडम मरियम की फ़ोटो फिरा करेगी हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नुकड़ नुकड़। ये है जी प्लान। तो मैंने कहा ये प्लान पूरा आपके सामने रख दूँ। इस प्लान में और शुरू में जो मैं बहक गया था थोड़ा सा, तो उसमें ज़रा सी हो गई देर
तीसरी तरफ तो एक हमारे ऑफिसर हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उनकी कल हत्या हो गई जी, उनकी मौत वाक़या हो गई। मुतज़ाद इत्तलात हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। चीज़ें कंफर्म चीज़ ये है कि जब आज़ाद कश्मीर में जो मुज़ाहरे हो रहे थे तो इन साहब को वहाँ पर भेजा गया था ड्यूटी करने के लिए, ये अब मुझे कंफर्म हो चुका है। मेरे कुछ सवालात हैं, ये भी अब कंफर्म, ये रिपोर्टर जो है, क्राइम रिपोर्टर जो है, वो बोल रहे हैं कि जी आखिरी कॉल जो थी वो जो मौत की वजह बन गई वो आईजी साहब की थी या किसी बड़े अफसर की थी जिसने इनसे ठीक ठाक बदतमीजी की। टाइमलाइन पढ़े, शेर व शायरी करते थे, निज़ाम के खिलाफ बातें करते थे, कोई देखने में कोई बीमार कोई परेशान लग नहीं रहे थे, हेल्दी लग रहे थे बिल्कुल। कल जब ड्यूटी की तस्वीरें आई तो ऑन ड्यूटी बिल्कुल ठीक थे। कहा जा रहा है जी गाड़ी में जा रहे थे, गार्ड से गन ली, कोई एसएमजी थी या कोई क्लाशनकोव थी और अपने आप को गोली मार ली। मेरा यहाँ पर सवाल है कि पिस्टल हो जो, उससे तो यहाँ पर रख के आप गोली एक हाथ से दस्ती लोड करके ठक करके चला देंगे, समझ आती है। जो क्लाशनकोव है इतनी बड़ी, उससे यहाँ पर रख के ऐसे करके गोली बंदा कैसे मारता है? या ऐसे गोली भी नहीं लगी हुई, तस्वीर देखी है मैंने, ठीक है, तो ऐसे करके कोई बंदा कैसे गोली मारेगा? और साथ जो गार्ड बैठा है वो क्या मिट्टी का मादू बन गया था जब उससे गन मांगी गई? वो पत्थर का हो गया था कि उसने रोका नहीं। तो कहानी समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर कॉमन सेंस से देखें तो एक साहब जो हैं, मुझे नहीं मालूम ये मुरीद के ऑपरेशन में शामिल थे या नहीं थे, लेकिन ये कन्फर्मेशनें आ रही हैं कि जी कश्मीर आने के बाद ये कुछ डिस्टर्ब थे, छुट्टी चाहते थे, यूएसईपी के प्रोग्राम में इनका एडमिशन भी हो गया था, अमेरिका जाना था पढ़ने लिखने के लिए, पहले ज़ेर ताब भी रहे कोयटा में और उसके आगे जोब शोब में सर्व करते रहे, इस्लामाबाद आए हुए थे। मालूम नहीं आईजी साहब ने क्या बोला इनको या किसने क्या बोला, लेकिन हर किया गया, जनाजा भी कल कर दिया गया, प्रेस को जनाजे की कवरेज भी नहीं करने दी, जो लोग साथ थे वो भी गायब हो चुके हैं या अंडर अरेस्ट हैं। तो ये सारी कहानी कुछ जम नहीं रही, कुछ सस्पिशियस नज़र आ रही है, कुछ इसकी वजूहात समझ नहीं आ रही। जितने वो एक डॉक्टर साहब भी आ गए कि जी मैंने देखा ये बड़ा परेशान था, ये बड़ा वो था, मैंने इसको कहा दाखिल हो जाओ, उसने कहा नहीं मैं मैनेज कर लूँगा। मामा तू देखा तो रिपोर्ट कर पुलिस को कि भाईजान ये ऑफिसर है, इज़ नॉट फिट फॉर ड्यूटी, आप लिखें उसी टाइम पे जारी करेंगे, फिट फॉर ड्यूटी नहीं है। तो वो मरने तो बाद आगे गवाही देने वास्ते ख्वाजा रिकॉर्डेड हुई। हमारे पास साफ़ी भी है ना, जो बंदा मर जाता है उसके साथ उसका एक अजीम शान वाक़या जुड़ा होता है, वो बता देता है, क्योंकि ना वो बंदा डिनाई कर सकता है ना कुछ कर सकता है। तुम्हें तो खुद पकड़ लेना चाहिए कि तुम्हें डंगर ये पता चला है एक सरकारी अफसर आ रहा है, पुलिस वाला, जिसका काम असला साथ रखना है, जिसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तू बन्ना मरासी बन के बैठा रहा है। तुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री को, तुझे आईजी को लिखना चाहिए था, नालायक डॉक्टर। तो ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। अभी आगे फेसबुक पे डाल रहे हो, मैंने कल देखा था वो सस्ती शोहरत गैर इखलाकी काम। तो देखते हैं इस केस में क्या सामने आता है, लेकिन इस टाइम तो बहुत अजीब अजीब सी बातें की जा रही हैं जो कि यहाँ पर बयान करना मुनासिब नहीं, लेकिन जो चीज़ें कंफर्म हो रही है वो मैंने आपको बता दी। मुझे सिर्फ ये लॉजिक नहीं समझ आ रही कि देयर वर पीपल अराउंड हिम, ही वॉज वेरी फाइन इन द मॉर्निंग, मेंटल हेल्थ कैन बी अ वेरी वेरी सीरियस इशू, लेकिन वो गार्ड साथ जो बैठा था, जो ट्रेंड था असला चलाने का, जिसको हर चीज़ पता थी, वो गधे का बच्चा क्या कर रहा था उस टाइम पे? उसने एक इंसानी जान, आप क्या, उसकी आंखों के सामने गोली बज गई, वो बैठ के देखता रहा। आप रेसल करते, आप छीन लेते उसके साथ, कुछ करते, या तो फिर गार्ड साहब से गोली चल गई है तो उसने कह दिया जी इन्होंने मेरे से लेके गोली मार दी, या कुछ ऐसा है। आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं मालूम, सच्ची बात है। बट स्टोरी कुछ जम नहीं रही, कुछ स्टोरी मज़ा नहीं कर रही, समझ नहीं आ रही। आखिर में जाते जाते जनाब कच्चे के डाकुओं ने सिंध में वो हथियार डाल दिए हैं जी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पैरों में। कोई एक फौजी साहब खड़े थे, कोई पुलिस वाले खड़े थे, रेड कारपेट बिछाया गया था जी डाकुओं के लिए, लाल कलीन लंबा। डाकू महाराज आ रहे हैं चलते चलते, उन्होंने क्लाशनकोव पकड़ी हुई हैं, वो जाके कमांडर साहब के पैरों में डाल रहे, कमांडर साहब, रेंजर साहब, ये ले हमारे असले। बड़ी मुझे हंसी आई, बड़ी मुझे हसरत हुई। मैंने कहा यार हम कच्चे के डाकू ही होते, हमसे भी वो आके पेन रखवा लेते कि ये पेन रख दो यार, तुम्हें बाइज्जत रोजगार का मौका फराम किया जाएगा, हमारे कदमों में ये हम लाल कारपेट बिछा रहे हैं, तुम्हें हार डालेंगे हम, बाद में तुम्हें कुन्ना गोश्त भी खिलाएंगे और साथ तुम्हें हलवा खिलाएंगे खोए वाला, और काजू पिस्ते बादाम वाली बर्फियाँ खिलाएंगे। हमें नौकरी से ही निकलवा दिया, कच्चे के डाकुओं को रेड कारपेट दे दिया। व्हाट इज दिस पूजा, व्हाई दिस बिहेवियर? मतलब आप अंदाजा करें, वो डाकू जो है, वो धाड़ेल जो है, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मारा होगा, कितने लोगों को लूटा होगा। अच्छी बात है आप सरेंडर करवा रहे हैं, और भी सरेंडर करवा दो जी फिर,
हैं जी, ये नहीं बंदे मारते मूरते हैं, चुक रहे, सरेंडर डिमांड रखेंगे जी, आपके लिए रेड कारपेट है जी, आप सरेंडर करें, ये लें जी, हमने हल्दीराम से काजू कतली मंगवाई है, ये आप चिकेन खाएं, ये आप जी ईमान ढाका से कच्चा गुला खाएं, ये आप जी मलाई वाली बर्फ़ी खाएं, गुलाब जामुन खाएं, और ये मटन कुना गोश्त खाएं, साथ इसके साथ आपको हम मंदी खिलाएंगे, साथ हम शवारमा प्लेटर भी खिलाएंगे, आखिर में आपको पान भी खिलाएंगे, साथ कोई गाना भी गुनगुना के सुनाएंगे, डाकू महाराज, डाकू सिंह, डाकू सरदार, आप हथियार फेंक दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये मनाजिर देखते ही मेरे दिल से निकला गया, दिल राजा इधर तू अपना भाई मरवा के भागा भागा बेरोजगार होके गधे की तरह फिरता है, तू काश कच्चे का डाकू होता, एक्सपर्ट होता तू, तो तुझे रेड कारपेट देती रियासत, तेरे सामने तेरे गलों में फूलों के हार डालती कि डाकू महाराज आपकी मेहरबानी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाब, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बार बार कहना पड़ता है मुझे, आई लाइक मोर सब्सक्राइबर्स एंड देखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।